नीलेश, अब मेरा सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनता है, क्योंकि आपने कहा कि नहीं एक जगह सारे पैसे नहीं डालने हैं, तो अब कैसे हमें पैसे लगाने हैं अलग अलग फंड्स में? फंड का फंडा की पिछली मास्टर क्लास में आए थे निवेश गुरु नीलेश शाह और उन्होंने दिए थे शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के टिप्स। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करिए जी, बूंद बूंद से सागर बनता है। वाह, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जी जी। दूसरा, लॉन्ग टर्म निवेश करिए। जी, पिछली मास्टर क्लास में हमने जाना कि कैसे लें निवेश का फैसला। निवेश के फैसले लेने कैसे चाहिए? निवेश के फैसले लेने में एक लालच और भय दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहना चाहिए। तो लालच बुरी बला, ये हमने सुना हुआ है बचपन से और उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। और डर के आगे ही जीते वो भी अपना अप्लाई करना। आज नीलेश शाह बता रहे हैं क्या है शेयर मार्केट के सीक्रेट और कैसे बनाएं मुनाफा देने वाला पोर्टफोलियो। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल महसूस करिए जी, और उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए। अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक है तो डेट फंड में निवेश कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में निवेश कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव है तो स्मॉल कैप, मिड कैप, उस प्रकार के फंड में निवेश कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, लंबी अवधि दीजिए। अमेरिका में एक स्टडी की गई थी कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न और निवेशक के रिटर्न क्या एक दूसरे के बराबर होते हैं। उन्होंने देखा कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न और निवेशक के रिटर्न में बहुत अंतर है। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड 12% रिटर्न दिया बट निवेशक को सिर्फ 6% प्राप्त हुआ। अच्छा। ऐसा क्यों? बिकॉज वो आते जाते रहे। किस प्रकार के निवेशक ने म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा रिटर्न पाया? वो निवेशक जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को चर्न नहीं किया, निवेश करके भूल गए, उनको सबसे ज्यादा पैसा बना। और एक लाइटर वेन में कहता हूँ, आपने रामायण पढ़ी होगी जी, वहां पे लंका सोने की थी जी, अयोध्या सोने की नहीं थी जी। रावण की लंका राम भगवान की अयोध्या से ज्यादा रिच थी। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ के निवेशक कुंभकर्ण जैसे थे, पैसा डालते थे 14 साल के लिए सो जाते थे, तो लंका सोने की बन गई। लेकिन मुझे सवाल कौन से पूछने हैं जब मैं एक म्यूचुअल फंड खरीदने जाता हूँ? कोई भी निवेशक, उन्हें कौन से 4-5 सवाल आप सिखाना चाहेंगे उनको पूछना चाहिए जब वो निवेश कर रहे हो? एक, इस फंड ने पास्ट परफॉर्मेंस कैसा दिया है। अच्छा, तो इस फंड में पहले रिटर्न कितना मिला है, मुनाफा कितना मिला है, ये आप क्या बोलकर पूछ सकते हैं ये बात? उसका जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड होगा वो अवेलेबल है जी। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपको बता पाएगा कि इस फंड ने आउट परफॉर्म किया नहीं किया जी। यानी सालाना दर के नाम से पूछ सकते हैं? हाँ, सालाना पूछ सकते हैं। ठीक। दूसरा, इसका पोर्टफोलियो क्या है जी, क्या उसने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके रिटर्न बनाया या कम रिस्क लेके, रिस्क मैनेज करके रिटर्न बनाया। अच्छा। तीसरी चीज है, अब सॉरी, आपने कहा पोर्टफोलियो से यहाँ आपका क्या मतलब है कि म्यूचुअल फंड ने किन किन शेयरों में पैसे, किन शेयरों में निवेश किया जी, है जी। तीसरा, इस फंड की प्रोफाइल क्या है, ये लो रिस्क फंड है, हाई रिस्क फंड है, मीडियम रिस्क फंड है, एंड इस फंड में निवेश करने के लिए मुझे कितना होराइजन रखना पड़ेगा, और इसमें मैं SIP के जरिए निवेश करूं या लमसम निवेश करूं। अच्छा। म्यूचुअल फंड में सिर्फ 2 प्रकार के फंड है जहां पे आप लमसम निवेश कर सकते हैं, सारा पैसा एक साथ लगा सकते हैं। एक है बैलेंस एडवांटेज फंड, दूसरा है एसेट एलोकेशन फंड। अच्छा। इन दोनों फंड में फंड मैनेजर इक्विटी एलोकेशन मार्केट की वैल्यूएशन के अनुसार आगे पीछे करते हैं। बाकी सारे फंड में आप SIP के जरिए निवेश करिए, वो उचित होगा। कई बार होगा कि कोई फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा हो, क्या यही एक मापदंड है? नहीं जी। पास्ट परफॉर्मेंस आप इसलिए देखते हैं कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, और पोर्टफोलियो देख के ये तय करते हैं कि ये पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में चल सकती है कि नहीं, रिपीट हो सकती है कि नहीं। किसी फंड ने बहुत अच्छा पास्ट परफॉर्मेंस दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। सो परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो दोनों मिला के आप कॉल ले सकते हैं कि हाँ, ये फंड आगे भी अच्छा करेगा। और यहाँ पर क्या कोई सवाल आप सिखाना चाहेंगे जो हमें फंड मैनेजर के बारे में पूछना चाहिए? अगर कोई फंड मैनेजर बहुत तेजी से फंड बदल रहा है, अच्छा, तो शायद वो उतना स्टेबल फंड मैनेजर नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ आप 10 साल 15 साल के लिए निवेश करिए,
तो मेरे फंड मैनेजर भी मेरे साथ 10-15 साल के लिए रहने चाहिए। जो आदमी कहता है वही करता है जी। वो उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है। फंड मैनेजर भी वही करना चाहिए जो वो कहता है। ये हम हर महीने, हर 6 महीने, हर साल हम देख सकते हैं कोई कौन हर सा फंड 15 कहाँ दिन जा रहा है। हर 15 दिन पे आपको पोर्टफोलियो मिलता है। तो देखा आपने, परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो ये एक गेम है, ये एक पूरा फंडा हम समझ रहे हैं। किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, जैसा कि आपने कहा कि एक जगह पैसे नहीं लगाने हैं, कैसे अगर किसी को 10,000 रुपये हर महीना निवेश करना है तो वो कितने हज़ार कहाँ डाले, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 1 लाख पर वो क्या करे। ये दोनों चीज़ समझना चाहता हूँ। हमें प्लीज़ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करिए। सो लेट्स से 10,000 रुपये एक 30 साल के एग्रेसिव निवेशक को लगाने हैं। ठीक है। मैं उसे कहूँगा कि आप मिड कैप फंड में SIP करिए, स्मॉल कैप फंड में SIP करिए और एक इंटरनेशनल फंड में SIP करिए जी। ये 3 प्रकार के फंड 2-3 कंपनी के ले लीजिए। लेट्स से 6 फंड में आप 10,000 रुपये की SIP कर सकते हैं, हर फंड में 1,500 रुपये, 2,000 की। अब यही चीज़ 1 लाख रुपए की SIP लेट्स से 50 साल के एक व्यक्ति को करनी है जो कुछ सालों में रिटायर होने वाला है और वो एवरेज रिस्क टेकर है, ना एग्रेसिव है ना कंजर्वेटिव है। तो उन्होंने अपना पैसा थोड़ा लार्ज एंड मिड कैप फंड में लगाना चाहिए, थोड़ा लार्ज कैप फंड में लगाना चाहिए और थोड़ा मिड कैप फंड में लगाना चाहिए। और लेट्स से 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन्हें रेगुलर इनकम आ रही है और खर्चा करने के बाद जो कुछ पैसा बचता है, लेट्स से 5,000 रुपये, वो उन्हें निवेश करना है जी। तो उन्हें इक्विटी फंड में नहीं निवेश करना चाहिए, उन्हें हाइब्रिड फंड में निवेश करना चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड है, बैलेंस्ड फंड है। आपने जैसे बताया कि बात सिर्फ 10,000 की नहीं है, बात यह है कि मैं कौन हूं, मेरी उम्र क्या है, मेरे रिस्क लेने की क्षमता क्या है, उस हिसाब से मुझे वो 10,000 रुपये लगाने हैं। Yes. अब तो क्या अगला सवाल मैं पूछ सकता हूं कि किसी को 1 लाख रुपए लगाने हैं तो कितने वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले, कितने बाकी जगह डाले? अगेन अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप अलोकेशन कर सकते हैं जी। अगर आप यंग निवेशक है तो 90,000 रुपये की SIP कर सकते हैं जी। अगर आप बुजुर्ग हैं तो 10,000 रुपये की इक्विटी SIP कर सकते हैं और 90,000 डेट या हाइब्रिड फंड में लगा सकते हैं। सो जब मैं फंड में से निवेश करता हूँ, इक्विटी फंड में से, तो हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं जी। अच्छी कंपनी में निवेश करें जो अच्छे प्रमोटर ने चला रहे हो और जो अच्छे दाम पे मिले। बोलना बहुत सिंपल है, गुड कंपनी रन बाय गुड प्रमोटर एट गुड प्राइसेस, करने में जान निकल जाती है। कह रहे थे कि पोर्टफोलियो में कौन सी कंपनी होनी चाहिए, किसके शेयर होने चाहिए, और नीलेश ने हमें बताया कि गुड प्रमोटर, गुड बिजनेस एंड गुड प्राइसेस। ये तीसरी बात है गुड प्राइस की, काफी विकट है ये बहुत ही विकट है बिकॉज ये कोई थर्मोमीटर है नहीं जो आपका टेम्परेचर बता सके ये ज़्यादा है ये कम है जी। निवेश एक कला है। तो एक दाम को या प्राइस को जब आप चुनते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जाती है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या इंटरेस्ट रेट्स है, किस प्रकार की वॉलेटिलिटी रहेगी। सो एक आप अनुमान करते हैं कि हाँ इस दाम पे लेने में मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है, इस दाम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। बिल्कुल। तो नीलेश, मैं आपको वापस टेबल कुर्सी की तरफ लिए चल रहा हूं और आपसे हमने बहुत सारे फंडे समझे। हम ये बात कर रहे हैं लास्ट की कैसे एक अच्छी कंपनी या अच्छे शेयर को हम पहचान सकते हैं, और इसीलिए मुझे आपसे पूछना है कि आपने कहा कि काफ़ी कठिन काम है, इसका कोई सीक्रेट है आपका जो आपने बहुत सालों में समझा और हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या है शेयर बाजार का सबसे बड़ा सीक्रेट? एक कहानी कहना चाहूँगा जी। पीटर लिंच करके बहुत बड़े फंड मैनेजर थे जी। वो अपने सारे फंड मैनेजर को एक स्कूल लेके गए जी। और बोला आप लोग एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जो इन बच्चों के पोर्टफोलियो को आउट परफॉर्म कर सके। सारे फंड मैनेजर प्रेशर में आ गए, बच्चों से कंपटीशन थी, हार नहीं सकते थे। उन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया और बच्चों ने जो पोर्टफोलियो बनाया, 1 साल के बाद देखा तो बच्चे के पोर्टफोलियो ने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दे दिया था। अच्छा, उसमें ज़्यादा मुनाफा मिला? ज़्यादा मुनाफा मिला जी। क्यों? स्कूल के बच्चे एक फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म कर गए। स्कूल के बच्चों ने वही स्टॉक्स खरीदे जिसकी वो आइटम कंज्यूम करते थे। टॉयज खरीदते थे तो टॉयज की कंपनी ली, डाइपर पहनने थे तो डाइपर की कंपनी ली, कैडबरी खाते थे तो कैडबरी की कंपनी ली। फंड मैनेजर बेचारे बहुत प्रेशर में थे तो हाई रिस्क हाई रिटर्न कंपनीज ली, रिस्क आ गया, रिटर्न नहीं आया। तो बच्चे जितनी इनोशंस रखिए,
बच्चों ने निवेश किया कॉमन सेंस से। जी और इन्वेस्टमेंट जगत में एक कहावत है, जी इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमनली अवेलेबल। बिल्कुल, कॉमन सेंस कॉमन नहीं है और आपको फंड का फंडा इसलिए देखते रहना है क्योंकि हम कॉमन बातें करते हैं और आपके पैसे से पैसे बनाने की जो मशक्क़त है उसमें आपका सहयोग करना चाहते हैं। और यहीं पर क्योंकि आपने पोर्टफोलियो की बात की, कैसे बच्चों ने पोर्टफोलियो बनाया, कौन कौन से शेयर कैसे कैसे शेयर होने चाहिए एक पोर्टफोलियो में? जब आप एक क्रिकेट की टीम बनाते हैं तो बैट्समैन भी होता है, बॉलर भी होता है, विकेट कीपर भी होता है। जी बॉलर में फास्ट बॉलर भी होता है, स्पिन बॉलर भी होता है, बैट्समैन में एग्रेसिव भी होता है, कंजर्वेटिव भी होता है। बिल्कुल उसी तरह आपका पोर्टफोलियो बनना चाहिए। कुछ स्टॉक ऐसे हो जो ख़राब मार्केट में भी आउट परफॉर्म करे, कुछ स्टॉक ऐसे हो जो अच्छी मार्केट में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस कर सके। सो एक पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए जो कॉम्प्लीमेंटरी हो, जिसमें एग्रेशन भी हो, जिसमें कंजर्वेटिज्म भी हो, जिसमें तेज दौड़ने वाली फरारी भी हो और एक्सीडेंट हो जाए तो आँच न आए वैसी एम्बेसडर गाड़ी भी हो। कोई थंब रूल, अच्छे स्टॉक्स कैसे चुन सकते हैं? जैसा मैंने पहले बताया, अच्छा प्रमोटर हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा दाम हो, ये तीन का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो अच्छा स्टॉक बन जाता है। कई बार प्रमोटर लोग आसमान के तारे दिखाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते, तो ऐसे प्रमोटर से दूर रहिए। कई प्रमोटर ऐसे हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा करता है बट पैसा सब उनके घर में जाता है, आपकी जेब में कुछ नहीं आता, इनसे भी दूर रहिए। क्या ये जो माहौल चल रहा है इस वक्त, खासकर पिछले 2-3 महीनों में देश में, क्या इसमें शेयरों में निवेश करने का अच्छा वक्त है? बैट्समैन है वो कभी फ्रंट फुट पे बैटिंग करता है, कभी बैक फुट पे बैटिंग करता है, बट वो पिच नहीं छोड़ता। निवेशक को भी बिल्कुल वैसा ही करना है। बहुत सस्ती मार्केट हो, जैसे मार्च 2020 में हमने कोविड के समय में देखा जी। तो आप फ्रंट फुट पे बैटिंग करिए जी। और जब लेट्स से अक्टूबर 2021 जैसी मार्केट हो, जब मार्केट थोड़ा अपने फंडामेंटल से आगे चला गया था, तो बैकफुट पे बैटिंग करिए। जो महत्व की चीज़ है, पिच मत छोड़िए, बिकॉज आने वाले 25-30 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं होगी जो हमने पिछले 50 सालों में नहीं देखी। युद्ध हमने 1971 का भी देखा, कारगिल का भी देखा, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, ऑयल प्राइस मूवमेंट हमने पहले भी देखी, रशिया यूक्रेन जैसी सिचुएशन भी हमने पहले देखी। तो ये सारी चीज़ें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, कभी फ्रंट फुट कभी बैक फुट, बट विकेट मत खोइए, पिच मत छोड़िए। विकेट मत खोइए, पिच मत छोड़िए। और एक और मेरी सलाह नीलेश, आप यहाँ बैठे हैं फिर भी मैं दूंगा कि फंड का फंडा भी देखते रहिए। तो विदेशी स्टॉक्स जो हैं, क्या उनमें निवेश करना अच्छी बात है या भारत, इंडिया स्टोरी इज द बिगेस्ट स्टोरी? आपका क्या कहना है? सो मेरे हिसाब से तो इंडिया स्टोरी इज़ द बेस्ट स्टोरी। अच्छा। एंड पिछले 10 सालों में अमेरिका ने हमें ज़रूर आउट परफॉर्म किया, बट आने वाले 10 सालों में हम अमेरिका को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और इमर्जिंग मार्केट में तो इंडिया के सामने किसी का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन क्या आपको पैसा बाहर निवेश करना चाहिए? ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो थोड़ा इंडिया में पैसा लगाइए, थोड़ा बाहर भी लगाइए, बट बाहर लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका पैसा सेफ हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म बाहर ऐसे हैं जहाँ पे पैसा जाता है लेकिन आता नहीं है। हम बात कर रहे हैं फंड का फंडा में नीलेश शाह से, जहां 40 लाख दुनिया भर के निवेशकों ने उन पर भरोसा जताया है और वो और उनकी टीम 2,80,000 करोड़ से ज़्यादा का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं इन 40 लाख निवेशकों के लिए। बहुत अच्छी बात कही नीलेश कि इंडिया स्टोरी इज़ द बेस्ट स्टोरी। आपको उम्मीद है कि अगले 10 सालों में भारत की कंपनियां जो अच्छा मुनाफा देने वाली हैं, कौन सी ऐसी कहानियां हैं भारत से जुड़ी हुई है, कौन से ऐसे सेक्टर है जहां आपको लगता है कि अच्छा मुनाफा होगा या जहां आपको अच्छी उम्मीद है? हमें लगता है बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। जनरली फाइनेंस के बगैर, क्रेडिट के बगैर इकोनॉमी ग्रो नहीं होती, तो फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे रहता है जी। और आज भारत में अगर देखें तो 4 या 5 बैंक है जो सारा बिजनेस कॉर्नर कर रही है, तो बिजनेस कंसोलिडेट हो चुका है। जी। ब्याज की दरें बढ़ी है तो मार्जिन बढ़ेगा और एनपीएस बहुत कम है, मालियास और मोदीस और चौकसिस सब भाग चुके हैं जी। तो ये सारी चीज़ें मिला के बैंकिंग क्षेत्र को सबसे अच्छा मौका लगता है। ठीक है।
तो एक तो हुआ, और भी ऐसी कोई कहानियां और भी दूसरी स्टोरीज? जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगता है हमें। जी। पिछले 10 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने उतना ग्रोथ नहीं देखा जितना अब हमें दिख अब रहा आपको है। उम्मीद है? जी। चाइना +1 की वजह से एक्सपोर्ट्स की मार्केट भारतीय कंपनी के लिए खुल रही है। 2014 में हम विश्व के 12th लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर थे। 2021 में हम सेकंड लार्जेस्ट हो जी। गए। जो मोबाइल में हुआ वैसा ही बहुत सारे क्षेत्र में होगा। ऑटोमोबाइल में हम 7th लार्जेस्ट थे 2014 में, 2021 में 4th लार्जेस्ट हो गए और कुछ साल में 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे। तो एक मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल हमें भारत में देखने को मिल रहा है। इसमें लोकल मार्केट और ग्लोबल मार्केट दोनों में एक्सपोर्ट्स होगी, तो वो हमें सबसे बढ़िया लगता है। आपने कहा बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर ऐसी जुड़ी कंपनियां अच्छा कर सकती हैं, लेकिन वो बाकी रूल जो आपने बताया वो ध्यान में रखने होंगे। अच्छे प्रमोटर के साथ अच्छा प्रमोटर, अच्छा प्राइस और अच्छा बिजनेस। और कोई सेक्टर जिन पर आप आगाह करना चाहेंगे दर्शकों को? बाकी बहुत सारे सेक्टर हैं, बट उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जी जी। इसलिए एक फंड मैनेजर की एक फंड मैनेजर के जरिए आप उसमें निवेश करिए। जी। वो जब मौका होगा फ्रंट फुट में जाएगा, मौका होगा क्रीज से 4 कदम आगे बढ़ के शॉट मारेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी विकेट डिफेंड करने के लिए बैक फुट पे खड़ा रहेगा। आपकी कोई पसंदीदा कहानी जो सीख देती हो, हमें शेयर बाजार को अच्छे से समझने में मदद करे? मतलब बहुत समय पहले मैं हरिद्वार गया था एक निवेशक को मिलने के लिए। जी। वो रिटायर होके वहाँ पे बैठे थे, एंड मुझे लग रहा था कि मेरे जैसा बड़ा फंड मैनेजर हरिद्वार में एक रिटायर आदमी को मिलेगा, क्या मुझे सीखने को मिलेगा। जी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्होंने ही दिया। वो पूरे साल में सिर्फ एक ट्रेड करते थे। अच्छा। और जब मैं उनको मिलने गया उस समय पंजाब नेशनल बैंक का IPO आया था। जी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के 10 या 20 लाख शेयर खरीदे थे। 10 रुपये प्लस 25 रुपये प्रीमियम पे शायद वो इशू आया था। 35 रुपये का शेयर ऊपर बढ़ के 900 रुपये हुआ था। हरिद्वार में बैठे भी साल में सिर्फ एक ही ट्रेड करने की बाधा लेने के बाद भी उन्होंने छक्का मारा था। तो एज अ फंड मैनेजर ये चीज़ मुझे समझ में आ गई कि मार्केट में हमसे बहुत समझदार लोग हैं। सबसे रिस्पेक्टफुली बात करिए, कभी ईगो मत रखिए। ये मार्केट ऐसा है जहाँ पे जब आप ईगो रखेंगे तो ज़मीन पे आ जाएंगे। सबसे रिस्पेक्ट रखेंगे तो आप हमेशा पैसा बना पाएंगे। बहुत बढ़िया। नीलेश शाह की ये सीख हमें याद रहेगी, फंड के फंडा के दर्शकों को, कि कैसे हरिद्वार में बैठ के एक रिटायर्ड प्रोफेशनल भी अच्छा रिटर्न कमा रहे थे निवेश पर। लगता है नीलेश बहुत सारी कहानियां छुपी हुई हैं आपके पोर्टफोलियो में। ऐसी और कोई पसंदीदा कहानी जो शेयर बाजार का निवेश हमें सिखाती हो? ये मेरा महाभारत का सबसे फेवरेट कोट है। दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत कहिए कि मैं पांडवों के साथ अन्याय कर रहा हूँ। मुझे मालूम है धर्म क्या है, बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। और मुझे मालूम है अधर्म क्या है, बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता। हर मनुष्य में दुर्योधन बसा हुआ है। आप सभी को पता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, बट ये दुर्योधन आपको गुमराह कर देता है। तो अपने दुर्योधन पे काबू रखिए और इन 3 चीज़ों को फॉलो करिए फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये इस दुर्योधन को दूर रखना है और निवेश पर नीलेश की सलाह ध्यान याद रखनी है फंड के फंडा के दर्शकों को। नीलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला फंड के फंडा के दर्शकों के लिए। थैंक यू। ABP न्यूज आपको रखे आगे।